बीज, नील, ईख आदि फसलों से भू राजस्व का भुगतान केवल नकद में लिया जाता था। इसीलिए इन फसलों को नगद फसल कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में नसक नामक एक और भू राजस्व प्रणाली थी, जिसके विषय में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। इसके विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली को कंकूट भी कहा जाता था। जब्ती, बटाई और नसक के अतिरिक्त अन्य कई भू राजस्व प्रणालियाँ भी मुगल काल में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित थी। भू राजस्व निर्धारित करते समय भूमि की किस्म का भी ध्यान रखा जाता था। जो भूमि अच्छी होती थी उस पर हर वर्ष बुआई की जाती थी और इसे पोलज कहा जाता था। दूसरे प्रकार की वह भूमि थी जिस पर कभी कभी खेती नहीं की जाती थी, इसे पर्ती कहा जाता था। पर्ती पर जब फसल पैदा की जाती थी तब इस पर पोलज की दर से कर लगाया जाता था। जो भूमि 2-3 वर्ष लगातार खाली छोड़ दी जाती थी वह चचाई कहलाती थी। जिस भूमि पर लगातार कई वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई जाती थी वह बंजर कहलाती थी। बंजर भूमि पर कर की दर काफ़ी कम थी। इस प्रकार अकबर ने उपज के आधार पर भूमि को कर निर्धारण के लिए विभाजित किया। अकबर न केवल भूमि कर लेने में ही रुचि रखता था, बल्कि उसने कृषि को प्रोत्साहित भी किया। उसने आमिलों को निर्देश दिया कि वे किसानों का शोषण न करें, बल्कि उनके साथ पितृवत व्यवहार करें। अकबर ने किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था भी की। इस ऋण की अदायगी एक साथ न करके आसान किस्तों में की जाती थी। अकबर ने किसानों को अच्छी किस्म की फसल की पैदावार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अकबर ने जमींदारों के अधिकारों को समाप्त नहीं किया। जमींदारों को उपज का कुछ अंश स्वयं के लिए रखने का वंशगत अधिकार था। जिस प्रकार जमींदारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, उसी भांति किसानों को भी फसल पैदा करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार तभी तक बरकरार रहते थे जब तक किसान नियमित कर अदा करते रहते थे। अकबर की 10 प्रणाली जाब्ती प्रणाली का विकास थी। 10 प्रणाली में करों की एक ही दर 10 वर्षों तक एक सी नहीं रहती थी, यह बदलती रहती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 10 प्रणाली एक सी नहीं रही, इसमें परिवर्तन होते रहे, फिर भी इसका स्वरूप 10 ही रहा। मनसबदारी प्रथा। मनसब का शाब्दिक अर्थ है स्थिति। मुगल प्रशासन में अधिकारियों का मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी प्रथा मुगल प्रशासन का विशिष्ट लक्षण था। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मनसबदारी प्रथा भारत में बाबर ने प्रारंभ की। यह स्पष्ट है कि मनसबदारी प्रथा संस्था का रूप अकबर ने सैन्य प्रशासन और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए दिया। मनसबदार मुगल प्रशासन का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग बन गए। लगभग सभी नवाबों, नोबल्स, नौकरशाहों और सैनिक अधिकारियों को मनसब प्रदान किए गए थे। मुगल प्रशासन में मनसबदारों को वेतन नकद दिया जाता था या फिर जागीरें वेतन के रूप में दी जाती थी। इन जागीरों से वे भू राजस्व और दूसरे कर लेते थे। वे अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगाते थे। वे केवल उन्हीं करों को ले सकते थे जो राजा द्वारा निर्धारित किए गए हो। इस प्रकार मनसबदारी प्रथा जागीरदारी प्रथा और कृषि व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। नूरजहाँ का प्रथम विवाह अली कली बेग के साथ हुआ था। महाबत खान का वास्तविक नाम जमान बेग था। नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम उसकी प्रमुख सलाहकारा थी। नूरजहाँ शिया संप्रदाय की थी
मनसबदार सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों से ही संबंधित थे। उनका स्थानांतरण सैन्य प्रशासन से नागरिक प्रशासन में और नागरिक प्रशासन से सैन्य प्रशासन में हो सकता था। मुगल मनसबदारों को दो वर्गों में बांटा गया था, जाट और सवार। जाट व्यक्तिगत स्थिति के द्योतक थे और सवार घुड़सवारों को कहा जाता था, जो मनसबदार अपने अधीन रखता था। जाट से मनसबदार की स्थिति का पता चलता था और ऑफिशियल हायरआर्ची बनती थी तथा वेतन निर्धारित किया जाता था। अकबर के शासनकाल में 10 सैनिकों से लेकर अधिकतम 5000 सैनिकों तक के मनसबदार होते थे। 5000 का मनसब शाही परिवार के सदस्यों या प्रमुख राजवंश के सदस्यों को दिया जाता था। अकबर के ही शासनकाल में अंतिम दिनों में 60,000 जाट का मनसब दिया गया, लेकिन बाद में बड़ा मनसब 10,000 या 12,000 का होने लगा। संपूर्ण मुगल काल में मनसबदारों की संख्या निश्चित नहीं रही। यह विभिन्न शासकों के समय में विभिन्न रही। औरंगजेब के समय में इनकी संख्या 14,449 तक पहुंच गई, जबकि 1595 ईस्वी में अकबर के समय में इनकी संख्या केवल 1803 थी। सिद्धांततः मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह करता था और उनकी प्रोन्नति उनकी बहादुरी और योग्यता के आधार पर की जाती थी, और जिन मनसबदारों को 500 से कम जाट का मनसब मिलता था उन्हें मनसबदार, और जिन्हें 500 से अधिक और 2500 से कम का मनसब मिलता था उन्हें अमीर, और जिनके पास 2500 से अधिक का मनसब प्राप्त होता था उन्हें अमीर-ए-उम्दा या अमीर-ए-आजम या उमराह कहा जाता था। जिन मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी, और जिन्हें वेतन के स्थान पर जागीर दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहा जाता था। मनसबदारों का स्थानांतरण होता रहता था। कोई भी मनसबदार लंबे समय तक एक ही जागीर का जागीरदार नहीं रह सकता था, लेकिन कुछ जागीरें ऐसी होती थी जिन पर मनसबदारों का पैतृक अधिकार होता था। इस प्रकार के मनसबदारों को वतनी कहा जाता था। वतनी जागीरदार या मनसबदार वे ही जागीरदार कहे जाते थे जिनका मुगलों से पूर्व जागीर पर पैतृक अधिकार था और मुगलों ने उन्हें मान्यता दे दी थी। सैद्धांतिक रूप से मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था। साधारणतः मनसबदार की मृत्यु के बाद उसका मनसब समाप्त कर दिया जाता था और जागीर छीन ली जाती थी, लेकिन वतनी जागीरदारों के साथ ऐसा नहीं होता था। जागीर मनसबदार के वंशजों को स्थानांतरित कर दी जाती थी। चूँकि मनसबदारों को यह ज्ञात था कि उनके मरने के बाद जागीर छीन ली जाएगी, इसीलिए वे काश्तकारों का शोषण नहीं करते थे। कोई अमीर या अमीर-ए-उम्दा अपने नीचे किसी अन्य अमीर-ए-मनसबदार को रख सकता था, लेकिन एक मनसबदार को अपने अधीन मनसबदार नहीं रख सकता था। 5000 पदवी वाला अमीर-ए-उम्दा 400 जाट तक के मनसबदार को अपने अधीन रख सकता था। मनसबदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति बादशाह करता था। कभी कभी राजा मनसबदारों की पदोन्नति भी कर देता था। कोई भी व्यक्ति अमीर या अमीर-ए-उम्दा तक की पदवी हासिल कर सकता था। जिन मनसबदार को अपने जाट पद के अनुपात में सवार रखने का अधिकार होता था वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था। यदि सवारों की संख्या उसके जाट पद की आधी या उससे अधिक होती थी तो वह द्वितीय श्रेणी में आता था, और यदि सवारों की संख्या आधी से कम, बाकी अगले पाठ में।